शुरू से देखेंगे, जिसमें हम लोग जो किताबों में परिभाषा है उसको सेटिस्फाई करेंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, सरल तरीके से समझेंगे कि समानुपात का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं परिभाषा। ओम का नियम, यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था मतलब यदि हम लोग कोई वायर लेंगे, अब उस वायर को ज़्यादा ही करंट दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी की वजह से तापमान जैसे ही बढ़ता है, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि जब तापमान बढ़ता है तो चालकों का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और अचालकों का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, तो जब बढ़ गया तो दिक्कत होगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ ना हो, न ठंडी हो ज़्यादा कि घट जाए, बराबर है। ठीक है, कमरे के तापमान पे है, सब कुछ बराबर है, भौतिक स्थितियां परिवर्तन ना हो, सब कुछ बराबर हो, तब किसी चालक में बहने वाली धारा आई, मतलब कोई तार है उसमें कोई धारा बह रही है, उसको हम आई नाम दिए। अब उसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये स्टेटमेंट आप सुनिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि समानुपाती होती है मतलब समीकरण एक यहाँ पे आपका बनेगा V अनुक्रमानुपाती समानुपाती है किसके, I के। ठीक है, और एवं चालक के प्रतिरोध, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। आप जानते हैं हर चीज का एक अपना रेजिस्टेंस होता है, तो उसके चालक के प्रतिरोध R के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब चलिए इसको समझते हैं। अब हम समझते हैं जो हमने परिभाषा पढ़ी, हाफ ऑफ स्टेटमेंट समझेंगे। पहले फर्स्ट हाफ में हमने ये देखा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, नहीं हो रहा है, हम ये जानते हैं, मान रहे हैं, कमरे के तापमान पर हम कर रहे हैं प्रयोग। इस प्रयोग में हमने एक बल्ब लिया, उसको एक कुंजी यानी स्विच की सहायता से 220 वोल्टेज में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हम फेज न्यूट्रल भी ले सकते थे, 200 वोल्टेज डीसी के लिए लें, कोई दिक्कत बात नहीं, हमारे पास बल्ब बड़ा है, झेल जाएगा। अब देखो, ये बल्ब 220 वोल्टेज लेता है और धारा लेता है 1 एम्पीयर। ठीक है, समानुपाती का मतलब हम यहाँ समझेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही चीज है, समानुपाती, इसका मतलब बराबर नहीं होता है, समानुपात होता है। इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो समानुपाती हो गया ये, और समानुपाती, समानुपाती। ठीक है, अब समानुपाती में समान यहां आ गया और प्लस अनुपाती, अनुपाती रह गया यहाँ पर, दोनों का मतलब अलग है, यानी समान अनुपात में। इसका मतलब अर्थ ये है कि जब 220 वोल्टेज दिए और ये लैंप जलने लगा, 1 एम्पीयर करंट देते, जलेगा तब जब ये स्विच बंद होगा। ठीक है, तो ये धारा की यहाँ से यहाँ आएगी, सर्किट कंप्लीट होगा, धारा ऐसे ही आगे जाते हुए बैटरी के लास्ट सिरे में चली गई, है ना, प्लस से माइनस अपना सर्किट उसने पूरा किया, परिपथ पूरा किया और बल्ब जल गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो ये बराबर नहीं है, समानुपाती का मतलब बराबर नहीं होता, समान अनुपात में होता है। और समझते हैं, जैसे 230 वोल्टेज 220 वोल्टेज था, V बराबर 220 वोल्टेज था और I बराबर 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर। तो यहाँ पर देखें तो V का यदि हम 1% निकालते हैं, V का 1% आपका हो जाएगा बराबर 2.2 वोल्ट, और जबकि यहाँ पर I बराबर हो जाएगा ये 1% 0.01 एम्पीयर। तो होगा क्या कि जब हम समान अनुपात में बढ़ेंगे, समान अनुपात में बढ़ेंगे, होगा ऐसा कि जब हम इसको 4.4 वोल्टेज को बढ़ाएंगे ना, वोल्टेज और थोड़ा बढ़ाएंगे, अब कितना बन गया, 4.4 हो गया, तो यहाँ पर I भी बढ़ेगा और I बढ़कर हो जाएगा 0.02 एम्पीयर। इस तरीके से ये समान अनुपात में बढ़ता जाएगा। ओम का नियम का फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों को यही सिखाता है। ठीक है, जैसे इस यहाँ पर देखिए, आपको परिकल्पना करा करके बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि कैसे पानी, मोटर और पाइप की में ये चीजें होती है। पाइप एक चालक की तरह काम करता है। ठीक है, जो खाली पाइप है, अब उसमें मोटर लगी हुई है और नीचे पानी में डूबा हुआ है। जब मोटर चालू होगी, मोटर पंप चालू होगा, एम्पीयर मोटर पंप जब चालू होगा तभी पानी यहाँ आएगा, मतलब जब वोल्टेज होगा तभी आई, पानी को हम लोग आई की तरह कंसीडर करते हैं, आई होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज्यादा पानी मिलेगा।
तो वही चीज ये कह रहा है उनका नियम कि जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी उसी के अनुपात में बढ़ता जाएगा, उसी के अनुपात में बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं समानुपात में बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही बराबर हो जाए, 4.4 है 4.4 है, ये ज्यादा ही हो जाए, 4.4 है तो 4.8 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। समान अनुपात में, जो एक अनुपात फिक्स है पहले से, ये उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। यही चीज अपने को सिखाता है उनका फर्स्ट हाफ हम लोग को स्टेटमेंट ये सिखाता है। अब सेकंड हाफ में ओम कहता है कि अभिधारा के बारे में उसने कहा, जो आप पहले देखेंगे कि जो आई होती है ना, वो तो वोल्टेज के समानुपाती होती है, ठीक है ना। अब समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही चीज है, समझ जाइएगा, ठीक है। वो तो वोल्टेज के समानुपाती होती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध जो पहले से ही है चालक का, उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जब आप यहां पर देख लो गुणा, ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती बराबर, ठीक है। तो यहां पर ये देखो V बराबर IR से अपन देखें तो IR, इन दोनों का जो गुणा हो रहा है वो किसके बराबर है, V के, है ना। तो इस तरीके से अपन अनुक्रमानुपाती को बराबर समझे, ठीक है, अनुक्रमानुपाती को बराबर समझे, तो ये दोनों ही चीजें जो समीकरण नंबर 2 बन गया, प्रूफ होती है। क्या होता है, प्रूफ होता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल से भी समझ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा, सिर्फ शब्दों का खेल था यहाँ पर, हम समझ गए। अभी तक इतना सब कुछ पढ़ने के बाद काफी कंफ्यूजन था, वो चीज क्लियर हुआ कि लास्ट में हमको निष्कर्ष ये मिलता है कि जो समानुपाती का मतलब यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में, ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या, समान अनुपात, समान प्लस अनुपात में बढ़ना या घटना, और अनुक्रमानुपाती दूसरा चीज। ओम के नियम के अनुसार हमने ये सीखा कि अनुक्रमानुपाती का अर्थ यह है कि इसको हमने सीधे सीधे क्या माना है, ये ऐसा लगा लो, बराबर, ठीक है। तब जा करके अब हम लोग को जब इन शब्दों का मतलब सही से पता होगा तो हम परिभाषा पढ़ पाएंगे। अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनका मतलब आप समझ गए हो। समानुपाती मतलब ये, ठीक है, समानुपात में बढ़ना, प्रोपोर्शनल, और ये अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधे सीधे आप बराबर समझिए, ठीक है। तो V बराबर IR हमने इसीलिए लिखा था, ठीक है। चलो धारा वाला नियम है, ये किरचॉफ का धारा का नियम है। किरचॉफ नियम अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। जैसा ओम का नियम था, ओम के नियम में हमें मैं एक चीज बताना भूल गया, किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ जोड़ देंगे, फिर बाकी सब चीजें वही रहेगी, बस आगे लिख देंगे किसी बंद परिपथ में, वहां पर DC नहीं लिखेंगे, किसी बंद परिपथ में, बस इतना लिख देंगे, ठीक है। आगे फिर बंद परिपथ क्या होता है, बैटरी से करंट आ रहा है, ये है ना वोल्टेज, ये जब बंद होगा स्विच, यहाँ पे दोनों जुड़ेगा, तभी धारा यहाँ से यहाँ तक आएगी और इसमें मिलेगी, बल्ब जलेगा। तो ये होता है बंद परिपथ। जब तक ये ऐसा है, मतलब कि बटन जो है आपके ऑफ पोजीशन में है, ये जुड़े नहीं है, तो ये खुला परिपथ रहता है, ठीक है। बंद परिपथ खुला परिपथ में यही अंतर होता है। हम लोग अभी देखेंगे किसी बंद DC परिपथ में, DC मतलब जो बैटरी से करंट ले, जनरेटर से करंट ले, वो है DC परिपथ, AC में नहीं। किसी बंद DC परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। यह परिभाषा रटने वाली है। फर्स्ट हाफ हमने इसका देख लिया, सेकंड हाफ बाद में देखेंगे, पहले इतना समझते हैं बीजगणितीय योग। अब बीजगणित में हम हमेशा दो चीजों को मानते आए हैं, x y, ये कहलाते थे आज तक हमारे चर, और 1 2 और 3 इसको हम लोग बोलते थे अचर, ठीक है, चर और इंग्लिश में अगर हम कहें तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहती थी ये राशि कांस्टेंट,
और ये वेरिएबल, इंग्लिश में वेरिएबल, इनके मान बदल सकते हैं। ये वही के वही रहते थे, x बराबर निकलता था, y बराबर निकलता था, 2y बराबर नहीं निकलता था कभी भी, 2 नीचे चला जाता था, क्योंकि ये कांस्टेंट है चर, इसीलिए चर का इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट, और इसको अचर को वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों चीज हो गए। तो यहाँ पे यही है जो बीजगणितीय है। बीजगणितीय अलजेब्रा में हम लोग XY ही देखते थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में आपको समझाना मुझे दूसरे तरीके से चाहिए था, जो किताब में लिखा, किताब में ये लिखा हुआ है, यदि स्क्रीन में आ जाए थोड़ा सा देख लीजिएगा। किताब में मैं दूसरा चौक उठाता हूँ, यहाँ पर किताब में इसे इस तरीके से समझाया गया है कि कुछ ये धारा आई कहीं से I1 है, ये यहाँ पे अब संगम बन रहा है, जहां से ये जाएगी, एक तो आगे ही निकल जाएगी। ठीक है, किताब में कुछ इस तरीके से दिया। तो अब देखेंगे आप, I1 है और यहाँ I2 ले लीजिए, यहाँ I3 ले लीजिए। ये यहाँ पे संगम या नोड या संगम वह पॉइंट होता है जहां पर सभी आकर के मिलते हैं। जैसे संगम, इलाहाबाद का संगम, ठीक है ना, तीनों नदियां आके गंगा, जमुना और सरस्वती मिली हुई एक जगह पर, फिर वहां से अलग अलग जगह गई। इस तरीके से ये संगम या नोड कर जाता है। तो ये एक नोड बन गया हमारा। ठीक है, नोड मतलब गांठ भी जब आप कहीं लगा देते हो तो 3 चीजों को इकट्ठा करने के लिए लगाते हो। ठीक है, तो ये संगम से देखिए I1, I मतलब कि करंट आया, ठीक है, और फिर ये एक तरफ आगे निकल गया, तो ये संगम से कहां जा रहा है, दूर जा रहा है। ये संगम है तो कहां जा रहा है, ये दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग माइनस में लेंगे कि ये हमारा घाटा हो रहा है, ये दूर क्यों जा रहा है भाई, घाटा हो रहा है। और ये भी दूर जा रहा है I3, और जबकि I3, I4 एंड I5 ये पास आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ये प्लस रहेंगे। कैसे रहेंगे, प्लस रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी तक आप लोगों को सिर्फ संगम समझाना था, संगम समझ गए हैं। बाकी नेक्स्ट स्टेटमेंट में, आगे के स्टेटमेंट में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये मैंने क्यों बनाया और ये क्या काम है। ठीक है, देखिए अभी हमने जहां तक पढ़ा, किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है ना, योग 0 होता है, ये बंद परिपथ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है पता है आपको, उसकी में वाइंडिंग होती है। यदि देखिए, एक प्रश्न यहां से बन जाता है, पूछा गया था इंटरव्यू कि आपके पास क्या है, आपके पास 3 वोल्ट मीटर है या हाई रेजिस्टेंस के बल्ब, ठीक है ना, तो और आपको पहाड़ में भेज दिया गया है, वहां पर 3 फेज सप्लाई गई है। ठीक है, लेकिन आपको आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था करनी थी, प्रकाश चाहिए था रात में, तो वहां पर आपको अर्थिंग भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पत्थर है, तो अर्थिंग नहीं मिल पाई आपको, जिसकी वजह से आप फेस ले लीजिए और अर्थ से दोनों के बीच में क्या कनेक्ट कर दीजिए, बल्ब कनेक्ट कर दीजिए। एक सिरा फेस के में, एक अर्थ में, तो जल जाएगा। ये एक फेज न्यूट्रल में और एक फेज में, तो जल जाएगा। लेकिन वहां से 3 फेज गए थे, न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसफार्मर नहीं था, तो आप उसे कैसे जलाएंगे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो न्यूट्रल भी क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, रेजिस्टेंस अब यहाँ पे जाके सब खत्म होता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि R Y भी 3 फेज थे, हमने तीनों की धारा जाएंगी I1, I2, I3। ये बल्ब है या लैंप है, इनके हाई रेजिस्टेंस है, इनको तीनों को हमने शॉर्ट कर दिया, तीनों को शॉर्ट कर दिया यहाँ पर। तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग शॉर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है देखो, शॉर्ट कर दिए, यहाँ से धारा आएगी, इसको अपना सर्किट पूरा करना है, इसको क्या करना है, अपना सर्किट पूरा करना है। ये यहाँ से आई, इसके अंदर से होते हुए यहाँ से ये चलेगी, मतलब दोनों ही चीजों में मिल गया इसको, है ना। तो सर्किट पूरा करना था, पर डायरेक्ट अगर दे देते फेस टू फेस तो उड़ जाता बल्ब। ठीक है, इसीलिए हमने सबका एक न्यूट्रल पॉइंट बनाया, जहां पे हो गया 0, क्या हो गया 0। जिस कनेक्शन को हम कर देते हैं स्टार कनेक्शन,
अब यही होता है एक ट्रांसफार्मर के अंदर, यही होता है एक ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो कि स्टार कनेक्टेड होते हैं, आपके यहाँ पे रखे रहते हैं सभी स्टेशन में। यहाँ पर देखिए आप RYB 3 फेस होता है। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी चीज हम देखेंगे, इस टेस्टर को ही ले लीजिए, यहाँ पर अगर हमको वाइंडिंग करनी है, एक फेस बनाना है, तो एक तार लिए वाइंड करते गए, उसके 2 सिरे होंगे, पहला और लास्ट वाला, ठीक है। ये एक वाइंडिंग हो गई, एक वाइंडिंग हम किए, दूसरी किए, तीसरी किए, 3 वाइंडिंग कर लिए। अब 3 वाइंडिंग करने के बाद 3 फेस मिल गए हम लोग को, कैसे कि यहाँ से इसमें धारा दिए, तो ये जो है यहाँ बिना किसी कनेक्शन के, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता हुआ इसमें अपने आप ही क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी। तो इनको भी देखिए, यहाँ पर भी हम न्यूट्रल कैसे प्राप्त करेंगे, घर में तो न्यूट्रल चाहिए भाई बिजली जलाने के लिए, तो सभी का हमने एक नोड पर कनेक्ट कर दिया। इस पॉइंट को हमने दे दिया क्या नाम, न्यूट्रल, और बाकी 3 फेस थे तो 3 को RYB कनेक्ट कर दिया। तो ये होगा यहाँ पे आके 0। ये तीनों का मान 440 वोल्ट या 415 वोल्ट, ठीक है। पर इसका मान जहाँ पे सब खत्म हुए, जहाँ पे एनर्जी आके खत्म हुई, वो क्या आ गई, 0। तो यही कह रहा है ये कि जहां पर जाके ये लोग मिलेंगे ना, वहां बीजगणितीय योग क्या होगा, योग क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, जहां पे सारी धाराएं मिलेंगी। अब परिपथ के अगला स्टेटमेंट कहता है परिपथ के संगम या नोड की ओर आने वाली धाराओं का योग संगम से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है ये संगम की ओर कौन कौन आ रहा है, अब मैं मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ नीचे आप लोगों को देखने में परेशानी है। चलिए देखते हैं, संगम की ओर आ रही है, ये संगम है, इसकी ओर जो धाराएं आ रही हैं उनको मैं देखिए अलग अलग चौक से आप प्रदर्शित करूँ, ठीक है। तो संगम की ओर कौन सी धारा आई, I4 प्लस I5, ठीक है, ये संगम की ओर आई, ठीक है, ये संगम की ओर आई और बराबर करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि आने वाली धारा जो है वो धनात्मक होगी, संगम की ओर आने वाली, और संगम से दूर जाने वाली माइनस। तो इन दोनों का बीजगणितीय योग एक दूसरे के क्या रहता है, बराबर रहता है। बीजगणितीय योग मतलब ये बीजगणित के क्या है, अलजेब्रा के चर अचर, ठीक है। अचर तो कोई राशि है नहीं, चर ही है ना, या क्या और क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, कांस्टेंट, ठीक है। ये है वेरिएबल्स, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये अलजेब्रा के हो गए, और इनका बीजगणितीय योग यानी ये इन अलजेब्रा का बीजगणितीय योग यानी प्लस या माइनस जो भी है वो क्या होगा, इन दोनों, इसका और इसका दोनों का बराबर होगा। तो ये देखिए आप, फिर मैं इसको उठा लेता हूँ, ये दोनों जुड़ेंगे तो कुछ भी मान आएगा। मैं आपको सरल करने के लिए कुछ ना कुछ मान ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं कि यदि ग्रीन चौक था, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। I4 4 था, I5 भी 4 था, सिर्फ मान रहे हैं ना हम लोग, I2 भी 4 था, ये भी 4 था, हो सकता है सब में 4 एम्पियर ही आया हो। अब देखिए, अब इसको हम लोग किस फॉर्म में, गणितीय रूप में लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तब क्या हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर तो क्या होगा, 4 + 4 बराबर आपका -4, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, ये बराबर है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, ज्यादा बड़ा होता है तो वही चिन्ह लेके आता, यहाँ पे 8 सही है। ये पूरा स्टेटमेंट जो मैंने पहले लिखा था कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा एक दूसरे के बराबर है, बात खत्म। ये था धारा के बारे में, है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, किरचॉफ का धारा नियम। पहला नियम किसके बारे में है, धारा नियम, जो आवेश संरक्षण के नियम के पे आधारित है। चलिए अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जितनी हमने धाराएं ली थी 4 5 उतना है। ये नीली वाली को हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर मतलब विचार करेंगे कि इसमें है ना करंट आ रहा है, ठीक है ना, कहीं से, तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा यहाँ से, है ना, नीली से नीला वाला सीधे सीधे कनेक्टेड है, और ये सारी देखो एक जगह पर कनेक्टेड है, यही है इनका संगम या नोड, गांठ, है ना।
अब देखो इन अलग अलग कलर की तारों में अलग अलग मान का करंट है। इससे जो आया है मान लो कि 1 एम्पियर है ना, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 5 ऐसा है, ठीक है। अब बोलोगे ये तो अलग अलग करंट आएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। वह अलग अलग बैटरी से एक जगह न्यूट्रल पॉइंट बनाया गया है, जैसे वहां पे बनाया गया था, है ना, ट्रांसफार्मर में। तो ऐसा है, सबके न्यूट्रल को एक कर दिए तो सभी जगह से निकल करके एक जगह पर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक नोड बन गया। अब देखो इस संगम की ओर कौन कौन आ रहे हैं, ठीक है। चलो ये दो हमने ऊपर कर, और ये आने वाली जो मेन है, ठीक है, इसके तरफ कौन कौन आ रही है। ये मेन को भी हम लोग को जोड़ना था, यहाँ पे जोड़ना था, समझ रहे हो ना। ये मेन जो है ये भी जुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी तो आ रही है संगम की ओर। देखो चिन्ह संगम की ओर, तो ये I1, ठीक है, पर हमने 2 ही में समझ लिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अगर ये 8 है तो हम लोगों को ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी कि ऐसा हो जाए, पर हम 2 में भी समझ सकते हैं, हम इसको कंसीडर नहीं किए थे तो नहीं किए, बाकी हम लोगों को समझ में तो आ ही गया ना, है ना। जैसे कि अगर हमको ये करना होता, चलो कंसीडर एक बार कर लेते हैं, तब क्या होगा, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना रहे बाद में। I1 प्लस, ठीक है, तो इन सबको मान कितना ले लो, 2 2 2 ले लो, ठीक है। अब इनका मान कितना ले लो, ये जब बराबर हो जाएंगे, ये चीज साबित होगा, तो इनको 3 3 ले लो, बात वही हो जाएगी, बात वही हो जाएगी। तो 2 + 2 + 2, है ना, फिर -3 फिर क्या आ जाएगा, 6 = 6, बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे I1 I2, चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले ले, किसी को भी ले ले, ठीक है। तो I2 इसी का मान होती है, ये वाली का, क्योंकि इसका एक हिस्सा है मान लीजिए। तो I2 और ये ब्लैक वाले को क्या मान लिया है, ये I4 मान लिया है, ठीक है, और ये I5 मान लिया है इसको, ठीक है ना। अब ये संगम से दूर जा रही थी, ये भी दूर जा रही है, संगम की ओर तो आ नहीं रही है, और ये वाली जो है I3 उसको ये रेड वाली है ना। तो ये लोग देखो घाटा करा रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं ना यहाँ से, और ये लोग तो आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, ये लोग दूर जा रहे हैं, तो जाने वाला घाटा होगा तो माइनस, और आएंगे तो प्लस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझेंगे, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से यह हो गया आपका किरचॉफ का नियम कंप्लीट, और ये धारा नियम था। हम लोग अब वोल्टेज नियम की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम देख रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। तो ये वोल्टेज का नियम है, इसमें हम लोग देखते हैं किसी बंद डीसी परिपथ में किसी बंद लूप या मैश में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप या मैश के प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। इतनी लंबी परिभाषा, ठीक है। सरल कैसे होगी, चलिए देखिए। यहां पे मैंने 2 परिपथ बना रखे हैं। जब मैं एक इजी सर्किट आपको देता, ये होता V बराबर IR से, आपको मैं 12 वोल्ट यहाँ पे दे दूं प्लस माइनस, तो आप निकाल सकते थे, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस आपको 2 दे दूं तो आप निकाल सकते थे, ये V बराबर है ना 12 और R बराबर रेजिस्टेंस बराबर 2, तो V बराबर IR से आप I का मान निकाल सकते थे, तो V/I हो जाएगा, V/R सॉरी हो जाएगा। तो ये I का निकल गया, I50 है 6, ये निकल गया, ठीक है। आप ये V बराबर IR से निकाल देते, ये था ओम का नियम। यही चीज हमारे अभी भी काम आएगा, बट यहाँ पे देखिए, पहली बात आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो V की वैल्यू है वो IR की वैल्यू के बराबर है। IR का गुणा करा देंगे तो V ही बन जाएगा, वो क्या बनेगा, वही बन जाएगा। यानी रेजिस्टेंस और करंट का गुणा करा दें तो वो वोल्टेज ही बन जाता है। बात समानता यानी जो डायरेक्ट जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ अब इसमें इस तरीके के, इसको बोलते हैं आप लूप मतलब ये पूरा बन जाए, ये पूरा बन जाए, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, लूप। और इसी को मैश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैश। और मैश की विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। पहले तो I1 मानेंगे, I1 को देखेंगे कैसे बह रही है, ऐसे क्लॉकवाइज। I2 देखेंगे ऐसे बह रही है, मतलब प्लस से निकल करके ये, तो कहाँ जाएगी ये बताना, ये गई, ठीक है, यहाँ पे पहुंची, फिर इसके अंदर गई,
फिर यहाँ से होते हुए अपना माइनस में जाकर के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या आएगा। यहाँ अगर I1 का आप मान निकालो तो क्या आएगा, I1 का मान निकालेंगे तो 80/40। ठीक है, तो क्या आ गया 2। ठीक है, दूसरे के लिए I2 का मान 4, इस वाले के लिए लिखेंगे ना 4। देखो लेकिन क्या हो रहा है ना, यहाँ पर उस तरीके से नहीं आएगा क्योंकि सीरीज में नहीं, इसमें भी वही करंट जा रहा है। ठीक है, और ये करंट जब वापस लौट रहा है इसका वाला, सॉरी अच्छा वो वाला तो सवाल ही नहीं है, तो ये इस पे गया। हाँ तो ये अपन ऐसे कर सकते हैं, देखो 4 I2 4 आ गया, इसमें 4 आ गया, तो उसका गुणा अगर करा देंगे हम किससे, उसी का रेजिस्टेंस है तो 80। इसका मतलब अब हम ये समझ जाएंगे, उस सीरीज में थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, ये समझना कि जो वोल्टेज होता डायरेक्ट मिल रहा है ना इसको, इसका मतलब है कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज ड्रॉप रिमेनिंग रहता है। ठीक है, तो मैंने सीरीज के लिए बोला था, उसमें हम संख्या देख लेंगे कि क्या गलती हो रही है, फिर इसके बाद उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले आप इसको समझिए कि यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट में वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि यही वोल्टेज कहाँ चले जा रहा है, आगे भी चले जा रहा है, चाहे जितनी चीज हो, पर धारा का मान अलग अलग आ रहा है। क्यों, इसलिए घरों में जो होता है समांतर क्रम में क्या कराया जाता है, वायरिंग कराया जाता है, क्योंकि हर चीज अलग अलग धारा लेगी। वोल्टेज सबको सेम मिलेगा लेकिन धारा अलग अलग लेगी। भाई जो हीटर है वो 5 से 10 एम्पियर लेगा, है ना, समर्सिबल मोटर और ज्यादा लगेगा। ठीक है, बल्ब कम लेगा, ड्रिल मशीन कम लेगी, इसीलिए क्या सबको वोल्टेज तो बराबर मिल रहा है पर करंट का मान देख रहे हो ना, सब में अलग अलग है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये सॉल्व करने के लिए जो हमने इतना सब कुछ किया ना, ये सॉल्व करने के लिए अपने को अभी किसकी जरूरत पड़ी, V = IR, ओम के नियम से हमने सॉल्व कर दिया। I1 I2 का मान मानना चालू कर दिया। अब ये लूप भी समझ गए, ये लूप होगा और प्रत्येक शाखा में ड्रॉप होगा। प्रत्येक शाखा मतलब ये एक शाखा, ये एक शाखा, ये और ये सब जगह ड्रॉप। अब हम सच में जो एक अच्छा सा सवाल लेंगे और उस पर समझेंगे। चलो लेते हैं। अभी जो हमारा गलत आ रहा था, स्टेटमेंट को ही गलत कर रहा था, वो हमने किया ताकि हम ये चीजें सीख पाए। चलिए, उस गलती की वजह से हमको क्या मिल रहा है कि भाई ऐसा तो समांतर क्रम में हो रहा है, और समांतर क्रम का फॉर्मूला हमने लगा के रख दिया सीरीज में। चलिए अब देखते हैं कि सीरीज में एक्चुअल में क्या होगा। देखो सीरीज में दोनों प्लस हो जाएगा, तो दोनों का ही रेजिस्टेंस क्या हो गया, जुड़ गया, है ना, जो हमने पहले किया। तो 40 + 20 = 60 ओम, यही आ गया। ठीक है, अभी ये दोनों क्या हो गया, एक ही हो गया। तो अब देखो, अगर आपको अब I का मान निकालना है तो I के मान के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, V, ये जो है V/R करना पड़ेगा। टोटल R कितना है 60, ये कटे और फिर ये कितने आ गए 4 3 1.33। ठीक है, अब जब 1.33 आ गया तो अब ये क्या आ गया, I आ गया, I आ गया। इसमें एक ही धारा बह रही है, दो धारा नहीं बहेगी। I1 जब I को 1 में लिखेंगे, I बस पूरे में बह रही है, इस पूरे लूप में। लूप का मतलब ये पूरा, ठीक है, जहां से शुरू हो वहां पे खत्म हो जाए तो लूप, है ना। मैं अब ये देखो, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ 1.33 इसका मान आया है, लिख देता हूँ 1.33। अब वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा मुझे बताओ। देखो कहाँ नापेंगे, ये दोनों तो एक ही हो गया, तो इनके पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसके पीछे बताएगा। तो यहाँ पर एक रखेंगे और एक यहाँ पर रखेंगे, है ना, दोनों प्रॉप्स को, और नापेंगे कि कितना वोल्टेज हो रहा है। तो हम लोग गणितीय रूप में कैसे वोल्टेज निकालेंगे, V = IR से, V = IR से। तो देखिए V कैसे निकलेगा, अब दोनों का ही मान 60 है, 60 गुणे ऐसे ही भी कर सकते हैं, 60 गुणे 1.33 कर दो तो ये आ जाएगा आपका निकल के V = 79.80 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट तो पहले ही, ठीक है।
ठीक है, देखो कुछ ना कुछ 0.2 कम हो गया ना, यहाँ 80 आ रहा था, यहाँ कम आ गया। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि सीरीज कनेक्शन में भाई दोनों के लिए करंट सेम है, दोनों के लिए करंट रिमेनिंग या सेम होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो जाता है, वोल्टेज अलग होता है, वोल्ट से वोल्टेज अलग होता है। ये चीज समझ में आती है। वहीं हम जब देखो समांतर क्रम की चीज थी, सीरीज में लगा लिया तो गलत आ रहा था ना, क्योंकि वो समांतर क्रम की थी। हमने जब समांतर क्रम में जोड़ा या पैरेलल जोड़ा, तब क्या देख रहे हैं कि वहां क्या वोल्टेज रिमेनिंग है, सीधे सीधे चला जा रहा है, लेकिन करंट अलग अलग मान रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, ठीक है, अलग अलग 2 मैच बने, I1 और I2 दो बने। चलो अब आगे बढ़ो।